सबसे पहले, ठीक है बेटा, अब इन बेसिक पॉइंट का यूज करके जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े, अब इन बेसिक पॉइंट का यूज करके बेटा हम आगे के टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, दो तीन डेफिनेशन समझनी है पहले आपको। पहली डेफिनेशन है बेटा, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। चलिए, रीस्टोरिंग से पहले एक दूसरी फोर्स पढ़िए, डीफॉर्मिंग फोर्स। पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या होती है डीफॉर्मिंग फोर्स? जरा समझेंगे बेटा, डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी फोर्स जो शेप को बिगाड़ दे। किसकी शेप को? सॉलिड की। सॉलिड की एक शेप होती है बेटा, सॉलिड की होती है, ठीक है, शेप को बिगाड़ दे। मान लो हमारे पास एक सॉलिड है और इस सॉलिड पर हमने एक फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाया, डेफिनेटली ये एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। इस पर जब हमने फोर्स लगाया तो हमने क्या देखा? इस बॉडी की शेप बिगड़ गई। ये बॉडी क्या हो गई बेटा? डीफॉर्म हो गई। मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई होगी बेटा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इट इज अ फोर्स, it is a external force, external force due to which, due to which the shape of a body changes, due to which the shape of a body changes, जिसकी वजह से किसी बॉडी की शेप बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स। हम लगा सकते हैं किसी बॉडी पर, डीफॉर्म कर सकते हैं बेटा। अब होता क्या है, कभी कभी कुछ सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अगर हम डीफॉर्मिंग फोर्स हटा दे तो ये बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। जैसे आप कोई पानी की बोतल, वाटर बॉटल लेंगे बेटा, वाटर बॉटल को दबाएंगे, दब जाएगी, यानी कि आपने उसे डीफॉर्म कर दिया। मतलब आपने उस पर फोर्स लगाया और उसकी शेप चेंज हो गई, मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस भी चेंज हो गई। अब जैसे ही फोर्स हटाएंगे तो वही मॉलिक्यूल वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आएंगे। किसकी वजह से? एक इंटरनल फोर्स की वजह से। इस इंटरनल फोर्स को हम नाम देते हैं रीफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स को क्या नाम देते हैं बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोर करने वाली फोर्स। रीस्टोर मतलब दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाने वाली फोर्स। तो ये कैसी फोर्स होगी बेटा? इंटरनल या एक्सटर्नल? ये एक इंटरनल फोर्स होगी। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज एन इंटरनल फोर्स। ये सॉलिड लगाएगा, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है, सॉलिड लगाएगा बेटा। इट इज अ इंटरनल फोर्स ड्यू टू विच बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप, ठीक है। तो ये वाली फोर्स डीफॉर्मिंग, ये हमारी वजह से हो रही है, और रीफॉर्मिंग किसकी वजह से हो रही है बेटा? सब्सटेंस की वजह से हो रही है, ठीक है। तो डीफॉर्म तो कोई भी बॉडी हो सकती है, लेकिन रीफॉर्म होना या ना होना मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। इस प्रॉपर्टी को, किस प्रॉपर्टी को? वापस ओरिजिनल शेप में आने की जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो टेंडेंसी होती है, इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, ये एक नई प्रॉपर्टी हमारे सामने आई कि कुछ मटेरियल अगर डीफॉर्म करें तो डीफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही रीफॉर्म, जैसे ही उन्हें डीफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं, तुरंत वो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं बेटा,
ठीक है ना। जैसे स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं ना कि जब टीचर आए, देखो शरारत सभी बच्चे करते हैं, लेकिन टीचर आए चुपचाप बैठ गए, टीचर चले गए फिर शरारत शुरू कर दी, समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से कुछ मटेरियल डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपने आप को रीगेन नहीं करते, कुछ मटेरियल रीगेन कर लेते हैं। जो मटेरियल रीगेन नहीं करते उन्हें कहते हैं प्लास्टिक बॉडी, या प्रॉपर्टी कहलाती है प्लास्टिसिटी। लेकिन जो मटेरियल अपने आप को रीगेन कर लेते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी, और ऐसे मटेरियल को कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। तो इलास्टिसिटी क्या होती है बेटा, लिख लो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए material due to which a body regain its original form, अपनी ओरिजिनल फॉर्म को रीगेन करती है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा, इलास्टिसिटी कहते हैं, और ऐसी बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहते हैं। सच मटीरियल is known as इलास्टिक मटीरियल। ठीक है, अब दूसरा आएगा बेटा, इसमें नेक्स्ट आएगा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इसका रिवर्स, इलास्टिसिटी का रिवर्स क्या होता है बेटा, इलास्टिसिटी का रिवर्स होता है प्लास्टिसिटी। मतलब डिफॉर्म तो हो जाते हैं, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं होते, बिल्कुल भी जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ये नहीं कि सर आधा हो गए, तो अगर वो आधा हो गए तो इलास्टिक नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो लिखिए, उसे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहते हैं बेटा, है ना। तो द बॉडी, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच the body does not regain its original form, does not regain its original form even after removing deforming force, even after removing deforming force। डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद भी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाती। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा, प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि which one is more इलास्टिक, कौन ज्यादा इलास्टिक है बेटा, स्टील और रबर, विच वन इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। तो आंसर है यहां पर स्टील इज मोर इलास्टिक। सो व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक, देखो बेटा, हमें नॉर्मली इलास्टिक की जो डेफिनेशन है वो बचपन से उल्टी पढ़ाई जाती है। इलास्टिक मतलब हमारी नजर में जो लचीला है, जो आसानी से खिंच जाए, खिंच जाए वापस आ जाए, खिंच जाए वापस आ जाए, वो इलास्टिक है। ठीक है, ऐसा नहीं होता बेटा। जितनी ज्यादा मुश्किल से, एक तरह से सिंपल वर्ड में कहो, अगर सिंपल वर्ड में कहो, द प्रॉपर्टी या द टेंडेंसी टू रीगेन, टेंडेंसी टू रीगेन
इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। सिंपल सी बात, टेंडेंसी टू रीगेन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। कोई बॉडी जितनी जल्दी रीगेन होगी दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। डीफॉर्म तो सब हो जाएंगे, रीफॉर्म कितनी जल्दी होगी दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब आप इस एग्जांपल को समझिए बेटा। अच्छा, एक और इसमें एक बात समझ लो, कौन सी फोर्स बड़ी होती है, डीफॉर्मिंग या रीफॉर्मिंग? इक्वल होती है बेटा। किसी बॉडी में जितनी ज्यादा रिफॉर्मिंग टेंडेंसी होगी उसे डीफॉर्म करना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, दोनों बराबर होंगी। आपने किसी बॉटल को दबाया, दबाकर रखा, अंदर वाली फोर्स अपना काम कर रही है, बाहर वाली फोर्स अपना काम कर रही है, दोनों बैलेंस है, बैलेंसिंग स्टेट में दोनों बराबर हैं। तो दूसरी बात याद रखना बेटा कि जो डीफॉर्मिंग फोर्स होती है किसी बॉडी की वो इक्वल और अपोजिट, माइनस साइन अपोजिट दिखा देगा, रीफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होती है। डीफॉर्मिंग फोर्स हमेशा रीफॉर्मिंग फोर्स के बराबर आती है। ठीक है, इक्वल और अपोजिट होती है बेटा। ये बॉडी सेम बॉडी पर लगती है तो एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, ये बात ध्यान रखना, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा, मेरे पास एक स्टील का वायर है, एक स्टील का वायर है और एक रबर का वायर है। ठीक है, सेम साइज, सेम लेंथ, सेम डायमेंशन, सब चीजें सेम है, स्टील और रबर। ठीक है, दो मटेरियल है बेटा, एक स्टील का है एक रबर का है, दोनों मटेरियल है हमारे पास। हमने दोनों को खींचा, फोर्स लगाया, एफ एस, एफ एस, एफ आर, रबर पर फोर्स लगा रहे हैं एफ आर। सोचकर बताइए बेटा, दोनों को 2-2 सेंटीमीटर खींचना है, इन विच स्टेट वी रिक्वायर मोर फोर्स? ज्यादा फोर्स हमें कहां पर लगाना पड़ेगा, स्टील में या रबर में? किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बेटा, सोचकर बताओ। स्टील या रबर? स्टील में ज्यादा लगाना पड़ेगा। सेम लेंथ खींचनी है, याद रखना। मान लो 1 सेंटीमीटर स्टील खींचना है, 1 सेंटीमीटर रबर खींचना है, तो फॉर द extension same extension, force for steel greater than force for rubber। स्टील पर बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, रबर पर कम फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी डीफॉर्मिंग फोर्स किसके लिए, रबर के लिए, डीफॉर्मिंग फोर्स स्टील के लिए, डीफॉर्मिंग फोर्स स्टील के लिए ज्यादा होगी, डीफॉर्मिंग फोर्स रबर से। और हम जानते हैं डीफॉर्मिंग और रीफॉर्मिंग तो सेम होती है बेटा, तो यानी कि रीफॉर्मिंग फोर्स स्टील की ज्यादा होगी, रीफॉर्मिंग फोर्स रबर से। स्टील की रीफॉर्मिंग फोर्स भी ज्यादा होगी। जब रीफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा होगी तो विच मटेरियल हैज मोर टेंडेंसी टू रीगेन, विच मटेरियल हैज मोर टेंडेंसी टू रीगेन? रबर। द आंसर इज स्टील। भाई, रीगेन, ज्यादा वापस आने की टेंडेंसी किसकी होगी, स्टील की। तो हम कहेंगे हैंस स्टील हैज मोर टेंडेंसी टू regain, steel has more tendency to regain, therefore steel is more elastic than rubber, steel is more elastic than rubber। बताओ बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? इसके अंदर एक दो बातें और समझ लो। जैसे मान लो मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेते हैं कि why springs springs are made up of steel।
नॉट बाय कॉपर। स्टील की स्प्रिंग बनाई जाती है, कॉपर की स्प्रिंग नहीं बनाई जाती। स्टील की क्यों बनाते हैं भाई? इलास्टिक तो दोनों है, रबर भी ज्यादा स्टील भी ज्यादा इलास्टिक है, कॉपर भी इलास्टिक है, ज्यादा नहीं है, इलास्टिक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर तो यही आ गया, क्योंकि स्टील ज्यादा इलास्टिक है। ज्यादा इलास्टिक होगी तो ज्यादा जल्दी दबाने के बाद वापस आएगी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। तो इसका आंसर तो सिंपल सिंपल हो गया, एज स्टील is more elastic than copper। तो इसका आंसर स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर, देयरफॉर इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द स्प्रिंग एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, कॉपर की कंपैरिजन में स्टील यूज होती है बेटा। लेकिन सोचने की बात है, कॉपर भी इलास्टिक है, कम इलास्टिक है। अब क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी नापने का कोई पैरामीटर भी होता है, कोई तरीका भी होता है? बिल्कुल तरीका होता है। हम लोग लॉस पढ़ेंगे बेटा, अभी हुक्स लॉ पढ़ेंगे आगे, और भी बातें पढ़ेंगे, यंग मॉडुलस पढ़ेंगे, बल्क मॉडुलस पढ़ेंगे, शियरिंग मॉडुलस पढ़ेंगे। इन इलास्टिक बिहेवियर को समझने के लिए कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लेकिन आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में क्या वर्ड पकड़ना है? एक वर्ड पकड़ना है, कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा। वाई से डिनोट करते हैं बेटा इसे, कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस। सीधा सीधा लिख देना बेटा। अगर ऑप्शन इस तरह से आ जाए कि y ग्रेटर है, y स्मॉलर है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसे भी कह देते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या सिंपल सिंपल यंग मॉडुलस भी कह देते हैं बेटा, ज्यादा होता है, वो ज्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक प्रॉपर्टी। y डिसाइड करता है किसी मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी को। तो स्टील हैज मोर यंग मॉडुलस देन कॉपर, स्टील हैज मोर यंग मॉडुलस देन रबर, देयरफॉर इट इज मोर इलास्टिक। मतलब ये भी एक ऑप्शन बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब जैसे ऐसे ही पूछ लेते हैं आपसे, एक क्वेश्चन मैंने भी देखा था भाई, विच वन इज मोर इलास्टिक, विच वन इज मोर इलास्टिक, वाटर और एयर? वाटर और एयर में ज्यादा इलास्टिक कौन है? कौन ज्यादा जल्दी किसको डिफॉर्म करना मुश्किल है? एयर को डिफॉर्म करना बहुत आसान है। एयर है, पिचका दो, ज्यादा फोर्स लगेगी ही नहीं, और एयर तो रिफॉर्म भी नहीं होती, वो तो बस फैल जाती है। वाटर इज मोर इलास्टिक। ठीक है, वाटर इज मोर इलास्टिक। तो ये कभी आपको क्वेश्चन कहीं मिल जाए, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं बेटा। ठीक है, तो आज इलास्टिक बिहेवियर के बारे में हमने पढ़ा। अवधेश 1 मिनट और देखेंगे थोड़ी देर। सभी बच्चे